प्रदेश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बीजेपी में शय और मात का खेल लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच अंतर्विरोध की चर्चाएं तेज हैं। सरकार से बड़ा संगठन बताने वाले केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में आला कमान से मुलाकात कर लखनऊ लौटकर शांत हैं। यूपी बीजेपी में मचे घमासान के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए ही केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए कहा कि मॉनसून ऑफर है, 100 लाओ और सरकार बनाओ। अखिलेश यादव ने पहली बार केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर नहीं लिया, बल्कि 2017 के बाद से ही उन्हें अपने निशाने पर वह लेते रहे हैं। बीजेपी कार्य समिति के दूसरे दिन केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। पीएम मोदी और अमित शाह की मुलाकात किए बिना ही केशव लखनऊ लौट आए। उसी दिन देर रात अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि लौट के बुद्धू घर को आए। इसके बाद गुरुवार को उन्होंने फिर से अपने अंदाज में मॉनसून ऑफर दे दिया। इधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर पर पलटवार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि मॉनसून ऑफर को 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा को 47 सीट पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, एक डूबता हुआ जहाज समाप्त होने वाला दल यानी समाजवादी पार्टी, जिसका वर्तमान और भविष्य दोनों ही खतरे में है। वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है, लेकिन उन्हें पूरे नहीं कर सकते। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 2017 के चुनाव परिणाम दोहराएंगे, उत्तर प्रदेश में फिर से कमल की सरकार बनाएंगे। तो दोनों ही नेताओं के बीच खींचतान जारी है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ये जो तीखी बहस चल रही है, इसी पर आज हम मंथन में खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। राघवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सत्येंद्र बहुत स्वागत है। राघवेंद्र जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में हार की वजह क्या है, सबसे पहले तो इसी पर आपकी प्रतिक्रिया। और ये जो मॉनसून ऑफर अखिलेश यादव की तरफ से दिया जा रही है, किस लिए है और किसके लिए है, इसको जरा स्पष्ट कीजिए राघवेंद्र जी। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा हुआ था। कौन कहता है हम हार गए भाई? 36 सीटें हमारे पास है उत्तर प्रदेश में। हाँ, जो लक्ष्य हमने रखा था वहां तक नहीं पहुंच पाए। बड़ा लक्ष्य था, उसको हम लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास पूरा किया। अखिलेश यादव आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, तो ये 100 सीटें लाइए और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाइए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव। इस प्रकार की बयानबाजी, इस प्रकार की जो बातें करते हैं, ये हमें लग रहा है कि राजनीतिक दूरदर्शिता है और गंभीरता है वो दर्शाता है। ऐसे बात कर रहे हैं जिसमें 100 विधानसभा सीटें न करके 100 ग्राम मूंगफली की बात कर रहे हैं। विपक्ष में तो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन्हें 2 बार विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने के लिए दिया गया इसका। उन्होंने क्या किया? रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का तो निर्वाह कर नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, 100 सीटें लाइए सरकार बनाइए, ऐसे सरकार बन जाती है क्या? वास्तविकता ये है, अखिलेश यादव ने राजनीति के बारे में ककहरा तक नहीं पता है। माननीय मुलायम सिंह यादव की मेहनत का नतीजा है समाजवादी पार्टी, उनके खून पसीने का परिणाम है समाजवादी पार्टी। उन्होंने जितनी मेहनत की थी, संगठन बढ़ा चला के खड़ा किया था, अखिलेश यादव सिर्फ उसी की कमाई खा रहे हैं। मुझे याद है जब माननीय मुलायम सिंह यादव के हाथों से इन्होंने किस तरीके से माइक छीना था। मुझे याद है किस तरीके से अपने चाचा शिवपाल यादव को बैठने तक के लिए कुर्सी नहीं दी थी। इनको राजनीतिक दूरदर्शिता और राजनीतिक का गहरा तक नहीं पता है। क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है, विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कैसे करना है, कुछ भी नहीं पता है। मुझे तो तरस आता है अखिलेश यादव की मानसिकता पे। इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि राजनीति में आप मेहनत करिए। ठीक है, लेकिन राघवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में हार की वजह क्या रही, यानी किस वजह से आप हारे, क्या क्या कारण रहा, उस पर भी मैं आपसे चाहूंगी कि जवाब दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हार रही और उसी से नतीजों के लिए कई लोगों को जिम्मेदार भी ठहराया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो नतीजे लोकसभा चुनाव के आए हैं, उसी के बाद से ये खींचतान जो है वो शुरू हुई है। तो क्या कारण रहा इसके पीछे का, बड़ी वजह क्या मानते हैं आप उत्तर प्रदेश में? अरे निष्का जी,
मैंने अपना जवाब दे दिया। भारतीय जनता पार्टी हारी कहाँ है? पर राष्ट्रीय क्षितिज का चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी देश में 294 सीटें लेकर के आई। उत्तर प्रदेश में 36 सीटें हमको मिली। तो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन टोटल 231 सीटें लेकर के आई, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और दुनिया भरे के जो चट्टे बच्चे थे वो सब एक थे। 231 सीटें उनकी, और हमारी जो सीटें जो बीजेपी की उत्तर प्रदेश में 240, एनडीए की 294 सीटें। तो हमारे लिए अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव होता तो हार जीत का निर्णय होता है। ये ठीक है। राष्ट्रीय चुनाव था, ये देश की लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा के चुनाव का जो परिप्रेक्ष्य देखा जाता है वो राष्ट्रीय स्थिति पर देखा जाता है, एक राज्य के चुनाव से नहीं देखा जाता है। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली है मध्य प्रदेश में, अरुणाचल में कितनी मिली है, त्रिपुरा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, उड़ीसा में, गुजरात में, छत्तीसगढ़। भाई 13 राज्यों में इनका सुपड़ा साफ हो गया है। ठीक है। 0 सीटें मिली है। ठीक है राघवेंद्र जी, 50% सीट को हम नहीं देते हैं इसका जी। ठीक है राघवेंद्र जी। शैलेंद्र तिवारी जी, आपके पास सीधा आते हुए, देखिए उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं तो इंडिया गठबंधन मिलकर उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत पाए, और ये बताइए कांग्रेस की कितनी सीटें आई हैं? अगर उन्होंने गठबंधन के साथ सरकार बनाई तो आपने भी गठबंधन के साथ सरकार बनाई, और आपसे जानना चाहूंगी, ये बताइए हार की वजह आपके लिए क्या रही? क्योंकि तीसरी बार जो उम्मीदें आप लगा रहे थे, आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप सरकार बना पाएंगे, तो तीसरी बार भी आप विपक्ष की भूमिका में ही खड़े हैं। आप में कहाँ कमी रह गई? शैलेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। अब आ रही है आपको? बोलिए बोलिए शैलेंद्र जी, आ रही है। देखिए, एक बात साफ है कि शासन प्रशासन जब चुनाव लड़ेगा, ईडी सीबीआई खाते सीज कराए जाएंगे, सारी व्यवस्थाएं होंगी, उसके बाद जो रिजल्ट आया है, हम उस रिजल्ट से जनता जनार्दन है उसको उसके द्वारा दिए गए जनमत का सर माथे पर रखते हैं। हमें कोई अहंकार नहीं है। जिस काम के लिए जनता ने हमको चुनकर भेजा है, हम उस काम को पूरी तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ करेंगे, और निरंतर गांव, गरीब, व्यापारी, नौजवान, महिला, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की आवाज उठाते रहेंगे और मजबूती से उठाएंगे, ताकि देश की जनता को लगे कि हमारी आवाज कोई उठा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन ही उठा रहा है। क्योंकि आज की तारीख में जो बातें हो रही हैं वो केवल पूंजीपतियों की हो रही है। आप सोचिए, टमाटर पहुंच गया है 140 रुपए किलो, आलू पहुंच गया है 40 रुपए किलो, महंगाई, दाल का हाल आपने जरूर जिया है। इनके मंत्री कहते हैं 100 रुपए से ऊपर कोई दाल ही नहीं मिल रही है, उसके बाद हंसने लगते हैं। हम तो कहते हैं कि भाई एक इतनी गंभीरता का विषय है, लाइटर मोड में कही गई बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन जो बात गंभीर है उसको जो है बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते। जैसे कि देश में बेरोजगारी, जैसे कि देश में महंगाई, जैसे कि देश में स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है। लेकिन उसके बाद भी शैलेंद्र जी, उसके बाद भी सुनिए ना शैलेंद्र हमारी बात सुन लीजिए, आप बात पूरी कीजिए, मैं आपको समय दूंगी। उसके बाद भी प्रधानमंत्री तो उन्हीं की पार्टी से आए हैं। एक बात सुन लीजिए, रुक जाएगी, एक बात आने दीजिए। बोलिए। पटरी पर व्यक्ति अपनी बहन को किलोमीटरों लेकर के जाता है, लाश को लेकर के। इसी उत्तर प्रदेश में ना एम्बुलेंस मिलती है, ना कोई व्यवस्था मिलती है। आप सोचिए हम कहाँ हैं? पूरे विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पटरी पर लाश कंधे पर लेकर जाने को विवश है। आप सोचिए तो कहाँ की बात हो रही है? उसके बाद भी तो प्रधानमंत्री उन्हीं की पार्टी से बने हैं। उसके बाद भी जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जनता के बीच आप ये मुद्दे लेकर जाएंगे, जनता के बीच आप अभी भी ये मुद्दे लेकर गए थे, लेकिन जनता ने आपको कितना समर्थन दिया है ये बताइए। इंडिया गठबंधन के साथ भी आप कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में जीत पाए? कांग्रेस की कितनी सीटें आई उत्तर प्रदेश में, आप ये बताइए। इंडिया गठबंधन को छोड़िए, कांग्रेस कितनी सीटें लेकर आई उत्तर प्रदेश में? 42 सीटें हैं गठबंधन की। कहानी मत बताइए हमको, कांग्रेस की बात कर रही हूँ मैं, कांग्रेस की बात गठबंधन की बात करो। जब इंडिया गठबंधन लड़ा तो कांग्रेस की बात क्या मतलब है? मैं आपसे कांग्रेस की बात कर रही हूँ, ये बताइए। ठीक है, उसके बाद भी इंडिया गठबंधन लड़ा है तो कांग्रेस की बात का क्या मतलब है? ये मुद्दे आपने इस बार भी उठाए थे, ये मुद्दे आपने इस बार भी उठाए थे। जनता ने समर्थन फिर भी तो उन्हीं को दिया। जनता ने उनको अयोध्या हराया भी तो है, जनता ने उनको अभी केदारनाथ हराया भी तो है।
जनता ने उनको चित्रकूट में हराया भी तो है, जनता ने उनको प्रयागराज में हराया भी तो है। इसकी बात कौन करेगा? इनके चाचा बात तो यही करेंगे, कोई दूसरा तो करेगा नहीं, यही बात करेंगे ना। कोई दो बाहर से आदमी तो आएगा नहीं, यूके यूएस से आके बात करेगा। अयोध्या तो हराया है ना, इस पे कौन बात करेगा? कोई बाहर से आदमी आके बात करेगा? यही बात हम कर रहे हैं। जनता ने उनको भी जन्मत दिया, हमको भी दिया, हम अपने जन्मत से प्रसन्न है, उन्हें क्या प्रॉब्लम है? आप अपने जनमत से प्रसन्न है। मेरा सवाल आपसे ये था कि जो आपको हार मिली है उसके पीछे का कारण क्या है? ठीक है, आपने इंडिया गठबंधन के साथ आप आए, आपकी सीटें ज्यादा आई, लेकिन उसके जो पीछे का हार कारण हुई है बताया उसके तो मैंने पीछे का आपको। कारण क्या आप है? सुनना नहीं, आप सुनी नहीं रही है। ईडी सीबीआई लोगों के खाते दर्ज करना, डराना, भयभीत करना, कोई समर्थक है उसको बंद कर देना। आपने देखा नहीं ठीक है, खाते सीट जो चुनाव के समय ठीक में? है राघवेंद्र आपने जी, देखा ना? ठीक है, ठीक है राघवेंद्र जी, जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें आपने जीती हैं वो सब ईडी सीबीआई और इन सब के डर पर जीती हैं। कर रहे हैं, इनकी सरकारें रह चुकी हैं। ऐसा होता है क्या? अगर इस प्रकार से होते तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी देश में लगाई थी, बहुत प्रयास कर लिया था, देश की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया था इमरजेंसी के बाद भी। तो इस प्रकार का होता नहीं है। ईडी सीबीआई या इस प्रकार की वाहियात बातें करने से इनको संवैधानिक संस्था पे भरोसा नहीं है, इनको पुलिस ये अपने प्रशासन पे लोगों को भरोसा बताइए नहीं सर। है। संस्थाओं के बारे में राघवेंद्र ना जी, बताइए, आप बताइए देश में इमरजेंसी लगाने वाले कौन थे? उसके बाद क्या गति आपकी हुई? उसके बाद आपकी क्या गति हुई ये भी तो बताइए। ऐसा होता नहीं है राघवेंद्र संवैधानिक जी, संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाए। एक मिनट, आप बहुत भरोसा वरिष्ठ नहीं हैं, है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में तो भरोसा हम नहीं लोग है, नहीं करेंगे, ईवीएम आप में बहुत भरोसा नहीं वरिष्ठ है। हैं। देखिए, जरा सी बात, अरे आप मेरी कोई बात सुन दीजिए, अपने समय में बात रख लीजिएगा, आप कोई अपने बच्चे तो समय हैं में नहीं कि बात आपसे रख हम बहस लीजिएगा, करें। अपने ये समय सब में बात बातें रख आप लीजिएगा। लगातार कर रहे हैं, पिछले 40 साल से ऐसा तो लगातार आप कभी यही बात बात कर रहे हैं। आज की तारीख में 84, अच्छा आप 85, बताइए। 86, 87, अच्छा 76, 73, 70, ये सब बातें आप कर रहे इसका हैं। जी देखिए, उसके आपने हमें बावजूद भी समय यही दिया स्थिति है, है। ठीक है, इसका जी ऐसे नहीं ठीक है, बात होती है। ठीक है, लेकिन देखिए, राघवेंद्र जी देखिए, वो ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी आपको जीत मिली है, पहले जो आपकी सीटें थी उससे कितनी सीटें आप नीचे आए हैं। इसके पीछे का कारण यही है, जो ईडी सीबीआई का भय दिखाया गया है, जो भ्रम फैलाया गया है, उसकी वजह से आप नीचे आए और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को सीटें ज्यादा मिली है। और आप ही बताइए, जो पहले सीटें आप लेकर आए थे और जो सीटें अब लेकर आए उसका कंपेरिजन करेंगे तो आप कितना नीचे आए हैं राघवेंद्र जी? निश्चित रूप से हमको अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिले हैं, हम्म, कुछ कह रहे हैं, हम्म, उसमें क्या हम लोग उसका आकलन कर रहे हैं। जो हम्म, उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें कम हुई हैं, जो हमने 80 के 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, 400 सीटें देश में जीतने का लक्ष्य रखा था, वहां तक नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन यह बात ये कैसे भूल रहे, उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, 40 साल के बाद दोबारा सरकार बनी हुई है। ये हमारी विश्वसनीयता, लोकप्रियता का परिणाम नहीं है। देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए, क्या ये हमारी विश्वसनीयता नहीं दर्शाते? पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, 3 बार बने थे, उस समय ना कोई राजनीतिक दल था, ना कुछ था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं हुआ करती थी। ठीक है तो राघवेंद्र अकेले जी, बोल रहे थे जवाहरलाल उस समय भी नेहरू आपने जी, यही किया, ये ठीक है, प्रधानमंत्री बने थे। राजनीति को रहने ठीक है नहीं दिया। राघवेंद्र जी, कहीं तोड़ फोड़ की, कहीं किसी के भाई को ठीक बंद है। कर दिया, किसी की सत्येंद्र पार्टी जी, तोड़ आपके दी, पास मैं आना किसी का चाहूंगी। कुछ कर शैलेंद्र दिया, जी, मैं आपके किसी पास को उठा आती के हूँ। बंद कर दिया, ठीक है शैलेंद्र किसी जी, को उठा के पार्टी शैलेंद्र दान कर जी, लिया। शैलेंद्र जी, ठीक है, यही आती तो हूँ किया आपके आपने। पास। सत्येंद्र जी, ये बताइए, ये जो ट्वीट अब हम आते हुए देख रहे हैं, एक्स पर ये लिखा गया कि मॉनसून ऑफर की बात की गई। पहले तो ये मॉनसून ऑफर ही आपसे जानना चाहेंगे, 100 लाओ सरकार बनाओ, और फिर उसके बाद जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश में जब राजनीति की बात कर रहे हैं, लगातार जब से नतीजे आए हैं उसके बाद से जो हम खींचतान देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में अंतर कला है, अंतर विरोध के चलते ये जो पूरी खींचतान है वो देखी जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात की जा रही है, और उसके बाद अखिलेश यादव का ये ट्वीट आना, मॉनसून ऑफर कैसे देख रहे हैं इसे? क्या है ये मॉनसून ऑफर? क्या है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो ये कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे नहीं हो सकते? हालांकि डिप्टी सीएम ने पलटवार कर दिया है, लेकिन ये मॉनसून ऑफर किस और इशारे कर रहा है सत्येंद्र जी? जी, अगर हम यूपी राजनीति के इतिहास में देखें तो इस तरह के ऑफर और भी आए हैं। 2017 के पश्चात जब योगी जी की सरकार पहली बार बनती है और उस समय भी संगठन और सरकार के बीच में मनमुटाव की खबरें आती रही, उस समय भी केशव मौर्य जी के सामने ऑफर था कि 150 विधायक लाइए, 150 विधायक असंतुष्ट है भाजपा में, और हम समाजवादी सरकार, उन्हें समाजवादी पार्टी उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार है। इस तरह से अखिलेश जी ने एक बार और इस तरह का ऑफर दे चुके हैं। तो देखिए, जब विपक्ष मजबूत होता है, पिछले 10 वर्षों से विपक्ष मजबूत नहीं था। अगर अखिलेश यादव यूपी में मजबूत थोड़े बहुत थे तो सेंटर में कमजोर विपक्ष थी। तो आज जब विपक्ष मजबूत हो रही है
तो उसमें आवाज भी निकल रहा है। और जहां इंडिया गठबंधन 42 सीटें हैं, इनका जो है 40 से अंदर है, तो इस दौर में उनकी आवाज मजबूती से वो कह रहे हैं और पूरे देश की मीडिया उन्हें कवरेज कर रही है। पहले ऐसा उस पर विशेष ध्यान नहीं देते थे विपक्ष के ऊपर, मीडिया भी। आज जब जो उत्तर प्रदेश भाजपा का एक गढ़ के रूप में था, प्रधानमंत्री भी इस लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं और मुख्यमंत्री योगी जी राष्ट्रीय ब्रांड के नेता भी बन चुके हैं, और भाजपा का इस तरह से चुनाव में विफल हो जाना, जो इच्छा थी 80 में लगभग 75 सीटें आने की उनकी इच्छा, मतलब वो संभावना व्यक्त कर रहे थे, तो उस स्थिति में उनके लिए एक कुठारघात है। जैसे बार बार उनका मानसून ऑफर की, केशव जी बार बार दिल्ली जा रहे हैं, क्या मामला है? ब्रजेश पाठक जी गए थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, प्रधानमंत्री जी से मिले, और जेपी नड्डा जी यहाँ पर आए, कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उत्साहित करने के लिए। लेकिन इस समय एक भाजपा के अंदर जो उठा पटक की खबरें फैल रही है, उसका लाभ उठाने के लिए विपक्ष को तैयार है, और वो माहौल बनाने की, देखिए राजनीति में प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ा कारक तत्व है, और क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत इस तरह के सवाल बवाल उठाए जाते हैं, और 10 विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। उस स्थिति में कमजोर सरकार और सत्ता के बीच में मतभेद दिखाना विपक्ष का एक मकसद, उद्देश्य और उनका एक कार्य प्रक्रिया भी है, इसे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन इस बार जो है केशव मौर्य जी भी के ऊपर भी शिवपाल सिंह यादव ने भी कमेंट किया। 2017 से पहले शिवपाल जी और चाचा भतीजे की सरकार के ऊपर भी कमेंट संगठन और सरकार के बीच अखिलेश यादव के ऊपर कमेंट किए जाते रहे विपक्ष के द्वारा, भाजपा द्वारा और अन्य दलों के द्वारा। तो आज उन्हें मौका मिला है, चाचा भतीजे की सरकार के कमेंट करने वाले पर आज वो लोग कमेंट कर रहे हैं। आज शिवपाल सिंह यादव ने भी इस पर कमेंट किया है कि उन्होंने कहा है कि अपने एक्स पर कि पीडीए की सामाजिक दलित शोषित समाज की गारंटी है, और वो सत्ता के मद में डूबी हुई भाजपा का यूपी में रोक कर केंद्र में सहयोगी दलों पर निर्भर कर दिया है। ये वही पीडीए है जिसने सिराथू में आपको प्रचंड हार दी। ये केशव मौर्य को उन्होंने एक जवाब भी दिया है। और देखिए यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हालांकि पलटवार तो कर ही दिया। उन्होंने तो कह दिया है कि 2027 में भी जनता और कार्यकर्ता आपको 47 पर ही समेट देंगे। शैलेंद्र जी, अभी आप कह रहे थे इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे थे, ये बताइए मॉनसून ऑफर का क्या ड्रामा है सर? देखिए मॉनसून ऑफर तो आप दे रहे हैं, अब जैसे कि अभी सत्येंद्र जी ने कहा कि 2017 में भी इस तरह का ऑफर दिया गया, अब पलटवार उन्होंने कर दिया, उन्होंने कह दिया है कि 2027 में भी आप देख लीजिए ना कि आपका हाश्र क्या होगा। ये मॉनसून ऑफर को लेकर बात क्यों की जा रही है? लग रहा है आपको वाकई कि कोई ऐसी खींचतान चल रही है और आपके ये जो पैतरे आप दे रहे हैं मॉनसून ऑफर के 100 लाओ सरकार बनाओ, ये काम आ जाएगा? तो आप पूर्व से हो तो हमें लगता है यहाँ सभी लोग जानते होंगे, लगभग 50 से 60 एमएलए ने हिंदुस्तान की राजनीति में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के खिलाफ साइन कर दिया। याद है आपको? हस्ताक्षर कर दिए, अगर आप भूल ना रही हो तो, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। तो जब आप तानाशाही करेंगे तो इस तरह की आवाजें उठेंगी और इसमें विपक्ष मजबूत होगा तो बोलेगा, उसमें कौन सी गलत बात बोल दी है? आपने तमाम लोगों को मानसून ऑफर में देकर कर नहीं लिया, चाहे वो अजीत राव हो, चाहे वो आपके जो है हेमंत शर्मा हो, चाहे जो जितने नेता को हर प्रदेश में हमने किया। कहाँ आप बचे? आपने वहां शिवसेना की पार्टी तोड़ दी, नकली रस्ते की लड़ाई कराने लगे। आप सोचिए तो 48 वोट थे वहां शिवसेना का प्रत्याशी जीता, उसको आपने हरा दिया। आप एक बात समझिए, जब आप तानाशाही करने लगते हैं तो जनता जवाब देती है, सबको देती है, चाहे वो कोई भी दल हो। ठीक है, देखिए आप ये कह रहे हैं तानाशाही को लेकर शैलेंद्र जी, आपने बोल दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया। पहले तो देखिए जिस तरह से हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की आप लगातार बात कर रहे हैं, ठीक है इंडिया गठबंधन, मैं इधर भी आपकी बात कर रही हूँ। देखिए आप जब निशाना साध रहे हैं तो बीजेपी पर आप निशाना साध रहे हैं, और मैं तभी आपसे पूछ रही हूँ कि कांग्रेस की कितनी सीटें आई, तो आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की इतनी सीटें आई। अरे कांग्रेस की भी बताइए ना, अगर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं तो, या फिर तो एनडीए सरकार की आप बात कीजिए। आप कंफ्यूजन में है। लड़ा इंडिया गठबंधन है
तो सीटें इंडिया गठबंधन की तो बताई जाएंगी, यहाँ भी तो दूसरे एनडीए की ही है बता दी ना, जाएंगी। यहाँ भी तो एनडीए ही है ना। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? हमने कब कहा इंडिया नहीं है? हमने तो कहा नहीं एक बार। हम थोड़ी कह रहे थे कांग्रेस मुक्त, भाजपा मुक्त, हमने थोड़ी कहा था। ये तो ये कह रहे थे भाजपा मुक्त। हम तो 50 साल से राजनीति कर रहे, तभी हमने नहीं कहा भाजपा मुक्त। ये तो ये तानाशाही कर रहे थे, भाजपा मुक्त, 400 पार, झंडा बार। ये सब क्या है? ठीक है, देश में लोकतंत्र नहीं बचा है कि तुम रहोगे? हम ही है। हम है तो क्या हम है? इसका क्या मतलब है? राजनीति में, लोकतंत्र में सबकी अपनी एक मूल्यवान ठीक है, स्थिति राघवेंद्र होती जी है, जवाब दीजिए। सबका अपना एक वो है। कोई व्यक्ति अगर हार गया, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हार गए, तो क्या वो नेता नहीं है? ठीक वो है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे ना। ठीक है फिर इस तरह की राघवेंद्र जी। बातें करना, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का घमंड, अहंकार चूर हुआ है। आगे और चूर होगा। 27 में जैसे बता रहे हैं, जनता इनको उखाड़ के फेंकेगी। आप यकीन मान लीजिए, ये ईंटें ढोएंगे, ईंटें। ठीक है, राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं 2027 सबसे में जो पहले तो नतीजे आएंगे वो और ज्यादा, जो आप सोच रहे हैं वो उससे और ज्यादा परे होंगे 2027 के नतीजे। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये बोलना चाहता हूँ, हमारे छोटे भाई है, कम से कम संयमित भाषा का प्रयोग करें। ईंटें ढोना अगर और कोई इस भाषा प्रकार हमारी की गलत, भाषा भाई हमेशा साहब, राजनीति में ये अगर उचित मेरी नहीं है। कोई भाषा गलत हो तो मैं अब उसके लिए मेरी क्षमा बात चाहता हूँ, नहीं, ऐसे मैंने कोई पहले बोली जी नहीं। नहीं, बोलिए देखिए, कम राघवेंद्र से जी, कम बोलिए बोलिए ऐसी भाषा राघवेंद्र का जी। प्रयोग नहीं। अभी ये बोल रहे थे कि हम लोग तानाशाही करते हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी ने कहा तानाशाही की? ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। तानाशाही तो कांग्रेस पार्टी किया करती थी अपनी सरकार में। 2 राष्ट्रीय शासन लगाया। ये तो केशव मौर्य जी से पूछिए, बताएंगे। मेरी बात नहीं, देखिए मैं उठ जाऊंगा डिबेट से, लेकिन बोलिए बोलिए चर्चा राघवेंद्र नहीं जी, होती बोलिए है। नहीं, बीच में इंटरप्ट करते हैं काम का। बोलिए, आप अपनी बात क्या रखिए। बोल रहा हूँ, 100 बार लोगों ने राष्ट्रीय शासन नहीं लगाया क्या? उत्तर प्रदेश में अयोध्या में घटनाक्रम हुआ, मानते हैं इसकी गलती हुई, ये चर्चा का विषय है। लेकिन 3 सरकारें गिरा देना, इसके अलावा 3-4 सरकारें बर्खास्त कर देना, ये कहाँ का तुक था? देश में लोगों ने जानबूझ के 100 बार राष्ट्रीय शासन लगाया। भारतीय जनता पार्टी की तो 10 बार तो होगा केंद्र में सरकार बनने पर। 15 आप भी लगाएंगे क्या भाई साहब? हम लोगों ने कहा राष्ट्रीय, अब मैं बंद कर रहा हूँ, इस प्रकार की बातें मत करिए। 100 बार नहीं, आप भी लगाएंगे क्या? इमरजेंसी किसने लगाया? देश में इमरजेंसी किसने लगाया? आप लोग स्थापित तानाशाही लोग हैं। आप माने या ना माने, इंदिरा गांधी से लेकर के आज तक जितनी बातें, जितनी सरकारें रही हैं, सिर्फ गुंडागर्दी, अराजकता, तानाशाही की द्योतक है। ये बात मैं अच्छी प्रकार से बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से शासन कर। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये बताइए, अगर हम तानाशाही होते, अगर मनमानी कर रहे होते, तो हम लोग बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए होते। हमसे कम सीटें थी, नीतीश कुमार को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। पंजाब में क्या अकाली दल हमसे ऐसे अलग हुआ था, जानबूझ के अलग हुआ था, मैंने अलग नहीं किया। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी थी। क्या भाई आप बातें करते हैं आप लोग बेसिक पैर की? ठीक है राघवेंद्र जी, दोबारा सरकार बनी हुई है, ठीक है, बात होने दीजिए, कम से कम 2 मिनट का समय और दीजिए। बोलिए, जल्दी बोलिए, समय की सीमा है। जब चलिए ठीक है। जब आपको कोई बात बुरी लगती है तो बेकार की बात होती है। ठीक है, क्योंकि आपको आईना दिखाया जाता है। की बात रही है, जो मैं तथ्यात्मक बात करता हूँ भाई। ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है सतेंद्र जी, लेकिन अयोध्या यहाँ आप पर आ रहे जिस हैं, तरह तथ्यात्मक नहीं से, है। ठीक है, अयोध्या आप आ रहे हैं, तथ्यात्मक नहीं है। अरे एक विधायक वाली पार्टी प्रयागराज आप आ रहे हैं, तथ्यात्मक नहीं है। ठीक है, उत्तर चित्रकूट आप आ रहे हैं, तथ्यात्मक नहीं है। केदारनाथ आप हार गए, तथ्यात्मक नहीं है। ठीक है, शैलेंद्र जी सुन भी लिया कीजिए, आप जब बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे आपको। ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है, ठीक है राघवेंद्र जी। सत्येंद्र जी, ठीक है, सत्येंद्र जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी। देखिए, मॉनसून ऑफर तो दे दिया गया, लेकिन मॉनसून ऑफर के पीछे की असली सियासत क्या है? अब ये देखिए, सत्ता की आस है या फिर सिर्फ अखिलेश यादव का तंज है? जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को संगठित, उत्साहित करने के लिए और 10 विधानसभा के उपचुनाव में तैयारी करने का लिए एक शिगुफा है और दिखाना है कि सरकार कमजोर है, सरकार में फुटमत है। इस कारण वो इस तरह के बयान देना एक स्वाभाविक है और विपक्ष इस तरह से बयान देता रहा है। ठीक है सत्येंद्र जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अखिलेश यादव के एक पोस्ट ने अब इस तरह से जो मॉनसून ऑफर दिया गया उत्तर प्रदेश में, जो खींचतान चल रही है उसी को लेकर ये मॉनसून ऑफर अखिलेश यादव का, जो उन्होंने कहा कि 100 लाओ सरकार बनाओ, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सत्ता की आस है या फिर सिर्फ अखिलेश का तंज है। मॉनसून ऑफर के पीछे की क्या है असली सियासत? मुंगेरी लाल के हसीन सपने
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि ये वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 में 47 पर ही समेटेंगे। आगे भविष्य में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्या कुछ कहती है, लेकिन फिलहाल इस मॉनसून ऑफर को लेकर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।